हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने बहुत सारी संस्थाओं का कंटेंट, बहुत सारी संस्थाओं का टेस्ट सीरीज सॉल्व किया। लेकिन दोस्तों, आज हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं ये विजन की टेस्ट सीरीज है, जो आपके आने वाले एग्जाम में यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए बहुत बड़ा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, बहुत ही भरोसेमंद, बहुत ही विश्वसनीय संस्था का कंटेंट है, टेस्ट सीरीज है। इसको आप पूरा जरूर देखिएगा। इसका आज मैं आपको जो करवाने जा रहा हूं फुल टेस्ट सीरीज है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट ये पहला है और पहले का हम लोग पहले जीएस देखेंगे, क्योंकि दोस्तों 200 क्वेश्चन का है, 140 आपको जीएस मिलेंगे और लास्ट के जो 60 प्रश्न है वो सामान्य हिंदी का। तो हम लोग सबसे पहले आज जो देखने जा रहे हैं ये जीएस का देखेंगे। जीएस का सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग हिंदी का सॉल्व करेंगे। इसी तरह से दूसरा करेंगे, इसी तरह से तीसरा, ये हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है घटना चक्र का लेकर आएंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी और महत्वपूर्ण संस्थाओं का कंटेंट सॉल्व किया, उसका टेस्ट सीरीज सॉल्व किया, जैसे दृष्टि आईएएस हो गया, ध्येय आईएएस हो गया, जीएस वर्ल्ड हो गया। ऐसी संस्थाओं का, कई सारी संस्थाओं, महत्वपूर्ण संस्थाओं का हम सॉल्व किए हैं। लेकिन आज हम लोग विजन का टेस्ट सीरीज सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही विश्वसनीय संस्था का एक से बढ़कर एक प्रश्न है दोस्तों। पूरा कोर्स वीडियो को पूरा देखेंगे, बहुत सारा आपको नए इंफॉर्मेशन मिलेंगे, बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो अब तक आप लोगों ने भूल चुका होगा या दिमाग में नहीं होगा। तो चले हम लोग, एक से बढ़कर एक प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, यहां पर जो आप लोग देख रहे होंगे ये पार्ट ए है, जीएस को पार्ट ए कहे हैं और सामान्य हिंदी को पार्ट बी कहा जा रहा है। तो पार्ट ए का हम लोग सब क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। पहले वाले में दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं कि किस धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं, साधारण सी बात, ऋग्वेद में मिलता है वर्ण। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख मिलता है। विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं, बहुत ही बढ़िया। आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये इसमें पहला टेस्ट सीरीज जो होता है इसमें थोड़ा साधारण और सिंपल प्रश्न रखे होते हैं। इसमें आपको करंट अफेयर, पहले आपको जो मिल रहा है शुरुआत का, ये जीएस का है। अभी आपको करंट अफेयर्स का भी मिलेगा, कुछ सीसाइट के भी प्रश्न आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, आप देखेंगे कि जो किसी भी टेस्ट सीरीज का पहला जो टेस्ट सीरीज होता है उसमें थोड़ा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी हेल्प लेकर बनाई जाती है। तो चले हम लोग देखते हैं। यहां दूसरा प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि महाजनपद काल में अंग की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों, साधारण सी बात है, अंग की राजधानी, अंग दोस्तों एक महाजनपद था। कह रहे हैं इस अंग की राजधानी जो है, अंग महाजनपद की राजधानी कौन थी। तो दोस्तों चंपा था। इसको ट्रिक भी याद कर सकते हैं रखने के लिए। चंपा नाम की कोई औरत या लड़की होगी, उसके पास अंग होगा, यानी हाथ, पैर, नाक, आंख। तो अंग किसके पास होगा, यानी औरत, कोई ह्यूमन होगा, मानव होगा, उसी के पास होगा, तो यानी चंपा के पास है। तो विकल्प नंबर बी, इस तरह से आप लोग सोचेंगे तो चीजें दिमाग में लंबे समय तक बनी रहेंगी, बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। तो चले हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों क्या है हमारा। तीसरे में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कुछ आपको जोड़े दे दिए गए हैं, तो कौन सा जोड़ा हमारा मिसमैच है, सही नहीं है, उसे आपको पकड़ना है। तो पहला दोस्तों दे दिया है बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है। यस, ये बात तो सही है, तो हमें उसको पकड़ना है जो सही नहीं है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कौटिल्य से संबंधित थे। यस भाई, कौटिल्य के चेला थे। समुद्रगुप्त जो है से संबंधित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ये भी आप लोग जानते हैं। तो शुरुआत के तीनों सही हैं। गलती कहां होगी, जो हम शुरुआत के तीनों में कन्फर्म है, तो इसका मतलब मान ले भाई यही गलत होगा। क्योंकि दोस्तों अशोक जो है ये दीपवंश का रचनाकार नहीं था। ये दीपवंश का रचनाकार श्रीलंका के कुछ लेखक थे, उनकी ये रचना है जिसमें अशोक का उल्लेख किया गया है, लेकिन अशोक इसके रचनाकार नहीं है। तो विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चौथे प्रश्न में हम लोग देखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा बौद्ध ग्रंथ, ऐसा कौन सा बौद्ध तो दोस्तों यहां चौथे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बौद्ध साहित्य, ऐसा कौन सा बौद्ध साहित्य है जो केवल भिक्षुओं के आचरण से संबंधित था। ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, त्रिपिटक एक बौद्ध ग्रंथ है, त्रिपिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन जो त्रिपिटक है, ये 3 पार्ट में विभाजित है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में
ये धार्मिक बातें की कही गई है बुद्ध से संबंधित। और विनय पिटक में आचरण नाम से ही संबंधित है। विनय, विनय का मतलब ही एक तरह का आचरण होता है। तो आप लोग इस ट्रिक को यहाँ फॉलो करोगे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। आचरण का मतलब ही विनय होता है। तो भिक्षुओं का आचरण किससे संबंधित है? विनय पिटक से। विकल्प नंबर जो है बी आपका आंसर हो जाएगा। अभिधम्म पिटक में क्या है? अध्यात्म संबंधित बातें लिखी गई है। जो बुद्ध की अध्यात्म संबंधित बातें हैं वो अभिधम्म पिटक में है। तो अध्यात्म और अभिधम्म, अ से अध्यात्म, अ से अभिधम्म पिटक, तो इसको भी आप जोड़ लेंगे तो आप भी एक दिमाग में बना रहेगा। तो चले हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में 4 विकल्प दिए गए हैं। उन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प असत्य है उसे आप पहचानिए, उसे बताइए। तो आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने किया था। और विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंशों ने शासन किया था, संगम, सालुब, तुलुब, अराविडु। और तुलुब वंश में एक बहुत ही प्रतापी शासक हुए थे कृष्णदेव राय। ट्रिक भी अपना सकते हैं। कृष्णदेव राय सबको तोड़ दिए, कौरवों को तोड़ दिए। तो तुलुब तो सबसे प्रतापी शासक थे। राय कथाओं में राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है, यस ये भी सही है। तो यहाँ चौथा में क्या दोस्तों यहाँ गलती है? अमरावती इस साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों। अमरावती नहीं था, हम्पी राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की। हम्पी राजधानी था, इसलिए यह चौथा गलत है आपका। तो चौथा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग छठा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। करंट से जुड़ा हुआ है आपका ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा, इकोनॉमिक्स से संबंधित। मार्च 2025 में चर्चा में रहा क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित आपको कौन सा कथन असत्य है उसी को बताना है चारों विकल्पों में से। तो देखते हैं हम लोग। पहला है आपको क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है। ब्लॉकचेन टेक्निक पर, यस ये बात तो सही है, अपनी जगह पे सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है। तो हम लोग इसको यहाँ कह देते हैं हाँ भाई यह बात सही है, लेकिन हमें गलत तो जो है उसे पकड़ना है। क्रिप्टो करेंसी का विनिमय पारंपरिक बैंकों के माध्यम से होता है। नहीं भाई, ये पारंपरिक बैंकों से स्वतंत्र है, इसके माध्यम से नहीं होता है। तो यही हमारा गलत हो गया, विकल्प नंबर बी गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और कई देशों में क्रिप्टो करेंसी को अब भी लीगल मुद्रा नहीं माना गया है। क्रिप्टो करेंसी लेन देन वैश्विक और अक्सर गुमनाम होते हैं। तो सब बातें सही हैं, बी वाला यहां पर आपका गलत था। तो चले हम लोग अगला देखते हैं। मार्च 2025 में आयोजित सामर्थ्य 2025 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामर्थ्य एक कार्यक्रम हुआ दोस्तों मार्च 2025 में। इसका उद्देश्य दोस्तों यही था कि स्टार्टअप का मतलब खुद से कुछ करना, खुद से कुछ उद्यम टाइप का करना, स्टार्टअप और इनोवेशन को सहयोग प्रदान करना। अगर आप खुद से कुछ इनोवेशन कर रहे हैं या स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसमें आपको सहयोग मिलेगा। यही है सामर्थ्य 2025 का। विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस उद्देश्य से जिला स्तरीय जीडीपी का अनुमान विकसित करना शुरू किया है? तो दोस्तों अब तक आप लोग जानते हैं देश का जीडीपी का अनुमान किया जाता है, देश के राज्यों की जीडीपी का अनुमान किया जाता है, लेकिन सरकार ने अब जिलों के भी, यानी हर एक जिला का भी जीडीपी का अनुमान शुरू करना कर दिया। तो इसका ये क्या उद्देश्य है ऐसा करने का? तो यही उद्देश्य है कि क्षेत्रीय आर्थिक विषमताओं की पहचान करना कि किस क्षेत्र में कितना आर्थिक विषमता है। तो जैसे एक राज्य में कई जिले हैं तो कई जिले में कौन सा पिछड़ापन है, कौन अगड़ा है, तो इसका एक पता लगेगा। विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा विषमताओं की पहचान के लिए, यस। चले हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न अपना। मार्च 2025 में करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वही बात है दोस्तों अभी जो हमने ऊपर देखा था, सामर्थ्य वाला रिपीटेड हो गया है, ये यही आपका सी वाला हो जाएगा। 10वां हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहां पर 10वां आपसे क्या कह रहा है? तो यहां पर दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। आगे देखते हैं यहां 10वें में क्या कर रहे हैं। कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन दे दिया है मानसून के समय जेट स्ट्रीम भारत के उत्तर में खिसक जाती है। यस दोस्तों, विकल्प नंबर यहां कथन ए में जो आपको दिया है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होता है दोस्तों? एक हवा का झोंका होता है, जो हवा बहुत दूर तक जाती है लेकिन बहुत पतली होती है, एक जो पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। तो एक तरह का गर्म हवा का झोंका होता है जो पश्चिम पूरब की तरफ आती है। तो यह भारत के उत्तर में खिसक जाती है। जेट स्ट्रीम की स्थिति वर्षा की तीव्रता को प्रभावित करती है। यस, प्रभावित तो करती है भाई, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो दोनों बात सही है, यानी पहला जो कह रहा है
इसका दूसरा कारण भी है। तो विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। तो यस, अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। आपको बहुत ही वायुदाब से संबंधित बहुत बढ़िया प्रश्न दिया है। जब आईटीसी जेड के बारे में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा भूगोल में, भारत के उत्तर की ओर खिसक जाता है तब क्या होता है। तो दोस्तों जब भारत के उत्तर की ओर आईटीसी जेड खिसक जाता है तो निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। निम्न वायुदाब विकसित होता है दोस्तों, उसे जो दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो जाता है, जो जुलाई के आसपास हो जाता है। जून जुलाई, लास्ट जून जुलाई के बीच जो केरल के तट से विकसित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, जिससे भारत में अधिकतर वर्षा इसी से होती है, तो यही सक्रिय हो जाती है। विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं हम लोग। अगर 12वें वाले प्रश्न को यहां पर देखें तो 12वें वाले में आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मानसून की प्रकृति को दर्शाते हैं। भारतीय मानसून के नेचर को कौन से कथन दर्शाते हैं, जरा देखते हैं। भारतीय मानसून दोस्तों अनियमितता है, यानी पूरा कंफर्म नहीं रहता है कि आज बारिश होगा, इस महीने में कितना बारिश होगा, इस साल कितना बारिश होगा, यानी इसमें डिसऑर्डर है, अनियमितता है। मानसून का देवदूत चरित्र होता है, यस ये भी सवाल। एक समान वर्षा का वितरण, एक समान वर्षा का वितरण तो नहीं है भाई, हर जगह जो है अलग अलग है, यहाँ कम वहाँ ज़्यादा इस तरह का है, तो ये गलत हो जाएगा। तो तीसरा गलत है हमारा। तो जिस विकल्प में तीसरा होगा उसे हटा दीजिए। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब केवल ए वाला हमारा सही हुआ। 12वें का ए वाला सही है हमारा, 1, 2 और 4। यस, मानसून का मौसमी परिवर्तन भी होता है। आगे अगर हम लोग देखें 13वें वाले में, तो आपसे कह रहे हैं कि यदि भारत में हिमालय न होता तो मानसून की कौन सी प्रवृत्तियां प्रभावित होती। तो दोस्तों यही बात यह है कि अगर हिमालय नहीं होता तो मानसून कितना प्रभावित होता, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता। तो वर्षा की तीव्रता में अंतर पड़ता, शीतलहरों से जो है बचाव हमें करता है, जो शीतलहर आती है उससे भी बचाव करता है, उनको ठंडी हवाओं को रोकता है। मानसूनी हवाओं का उत्तर भारत में प्रवेश कराता है, यस रोककर। तो ये सब बातें यहाँ पर सही है। 13वें का जो उत्तर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, यानी सभी बातें सही है हिमालय के सेंस में। आगे देखें हम लोग अगर 14 वाले प्रश्न में, ये कैग से संबंधित प्रश्न है आपका। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसे हम लोग कैग कहते हैं, उनको उनके पद से कैसे हटाया जाता है। सीधी सी बात, हम लोग खूब पढ़े हैं, आप लोगों को इसको पढ़ाया गया होगा कि उनको उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो विकल्प नंबर डी हमारा हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के अनुसार। तो कैग के बारे में हम लोगों को पढ़ा होगा, अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक बातें कही गई है कैग में। तो दोस्तों आप लोग ये जानते होंगे। चले हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुच्छेद 48 में ये बात कही गई है। आगे देखें 15 वाले में आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा विषय धन विधेयक के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं धन विधेयक से संबंधित जो बातें हैं वो अनुच्छेद 110 में दिया गया है। धन विधेयक उसी कहा जाता है, एक मोटा मोटा समझ लीजिए, जहां पैसे का, फाइनेंशियल का लेन देन होता है, तो उसे जो है वो धन विधेयक के अंतर्गत आता है। इतना आप मोटा मोटा याद रखे रहिए। तो धन विधेयक के अंतर्गत कौन आता है, तो स्थानीय कर का नियमन, न्यायालय की संरचना, भारत सरकार द्वारा ऋण लेना, यस ऋण लेना देना, ये सब जो मैटर होते हैं धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। और धन विधेयक को 110 अनुच्छेद में दिया गया है। आगे देखें हमारा 16वें प्रश्न कह रहा है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जब विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है। तो भाई इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। विकल्प नंबर डी, 16वें का हमारा डी हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। आगे हम लोग अगर देखें ये 17 वाले में, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों संघ की न्यायपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है। विकल्प नंबर ये आपका डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं हम लोग, यहां पर भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई आर्थिक नीति जिसे हम लोग एलपीजी कहते हैं, 1991 में आया था। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इसका प्रमुख उद्देश्य दोस्तों यही था, आप लोग जान लीजिए, कि अर्थव्यवस्था को खोलना, कि बाहरी विदेशी कंपनियां भी आकर यहां उद्योग धंधे लगाएं, यहाँ की अर्थव्यवस्था बूस्ट हो,
कंपनी आए, लोगों को रोजगार मिले, लोगों के हाथ में पैसे आए। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करना। यस यस। आगे देखते हैं हम लोग 19 वाले में, देखते हैं क्या है। 19 में कह रहे हैं मानव पूंजी का निर्माण के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है। आप लोग समझ रहे होंगे मानव पूंजी क्या होता है। मानव को इस कदर बना देना कि वो पूंजी कमाने, पूंजी बनाने लायक हो जाए। जैसे मानव को रोगी है उसे रोग ठीक कर देना, अशिक्षित है उसे शिक्षित बना दोगे, तो ये सब जो है उसको कोई बुद्धि नहीं है, स्किल नहीं है, स्किल सिखा दोगे तो वो पूंजी इकट्ठा करना, पूंजी बनाना सीख जाएगा। ये सब नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा आता है, स्वास्थ्य आता है, पोषण आता है, लेकिन भूमि सुधार इसके अंतर्गत नहीं। भूमि सुधार करके मानव का कौन सा उसकी मेंटलिटी को चेंज करोगे, तो ये नहीं है। तो तीसरा नहीं है, जहां तीसरा होगा उसे काट दीजिए। यहां है तीसरा बैठा है तो ये तो पहले ही नहीं होगा। और बाकी 1 2 4 कहाँ है, 1 2 4 यहाँ है, सी वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं 20वें वाले प्रश्न में, किस क्षेत्र में निर्माण, उत्पादन और उद्योग जैसी गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। तो दोस्तों जानते हैं अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक जो कृषि और पशुपालन संबंधित है, दूसरा जो है द्वितीयक जो होता है विनिर्माण, उत्पादन और उद्योग से संबंधित होता है, तीसरा जो है सेवा क्षेत्र से संबंधित होता है। तो ये निर्माण, उत्पादन ये द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं हम लोग 21 में क्या कहा जा रहा है। भारत में गरीबी की कमी के बावजूद, भारत में गरीबी के कमी के बावजूद किन कारकों के कारण अभी भी बड़ी जनसंख्या में गरीबी का जीवन जीने के लिए लोग विवश हैं। तो सीधी सी बात दोस्तों, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों की कमी है। यहाँ शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य बढ़िया नहीं हो पा रहा है और लोगों के हाथ में पैसे नहीं आ रहे हैं, रोजगार की कमी है। तो विकल्प नंबर ए साधारण सी प्रश्न है दोस्तों ये। आगे अगर हम लोग देखें, ये भारत में 2017 में लागू किया गया जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो यही था दोस्तों, विभिन्न टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बनाना जो आसान टैक्स हो सके, कर प्रणाली को सरल बनाना एवं समान कर व्यवस्था लागू करना, यही था इसमें। विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 23 वाले में दोस्तों क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके बताइए। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को और जो है थोड़ा सा ले आते हैं स्क्रीन पर, अब सही है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए, विचार करके बता दीजिए कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो चलें एक एक को देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है। तो यस दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है। बहुत बढ़िया, ये बात सही है, जो लखीमपुर खीरी जिले में है उत्तर प्रदेश के। यह पार्क बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत भी आता है। यस, ये भी बात सही है। यहाँ केवल भारत में पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडे भी, यहाँ केवल भारत में पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं। तो यस, ये भी सही है। तो 23वां का हमारा दोस्तों तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में। तो 23 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब 24 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 24 में आपसे क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित जोड़ों में से कुछ जोड़े दिए गए हैं। उन जोड़ों में से एक तरफ आपको लोक कला दिया गया है, इधर लोक कला है और उधर उसे संबंधित क्षेत्र है, संबंधित क्षेत्र के बारे में इधर है। तो चले हम लोग देखते हैं, जो मिल रहा है उसे मिला देना है। तो एक ट्रिक होती है दोस्तों, ये नक्काशीदार लकड़ी के लिए हमने बनाया है। नक्काशीदार कोई लकड़ी को आप नक्काशी करोगे, बढ़िया बढ़िया लकड़ी में नक्शा निकालोगे, तो आपको बहुत ही हाथ सराहना पड़ेगा, बहुत ही सफाई से करना पड़ेगा। तो लकड़ी में नक्काशी बनाने के लिए हाथ को अपने बहुत अच्छे से सराहना पड़ेगा। तो यस, ये ट्रिक बन गई हमारी। सहारनपुर से सहारना और नक्काशी से लकड़ी में नक्काशी करने के लिए हाथ को सराहना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें क्या मिला देखने के लिए, जब हमें नहीं आता हो कुछ तो इसी ट्रिक को फॉलो करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है जब कुछ नहीं आता हो, खास करके मैचिंग वाले के लिए। तो नक्काशीदार लकड़ी सहारनपुर, यानी एक वाला आपको बी पर आ जाएगा। तो एक वाला बी पर यहाँ है और यहाँ है और बाकी कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं आता है तो आप यहाँ तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ देख लीजिए, चिकनकारी कढ़ाई कहाँ होती है,
ये किससे संबंधित है, यह लखनऊ से संबंधित है। तो 2 वाला 3 पर चला आएगा, 2 वाला सी पर आ जाएगा। 2 वाला सी पर कहाँ है, तो 2C यहाँ पर है, यहाँ पर डी दे दिया है, तो ये गलत हो गया। तो अब हमें पता लग गया आधे ही मेहनत में उत्तर हमारा ए हो जाएगा। यही ट्रिक आप भी फॉलो करिए। 3 वाला डी पर चला जाएगा। संगमरमर आप लोग जानते हैं, आगरा का ताजमहल संगमरमर बना है, तो संगमरमर यहाँ से कनेक्शन कर लीजिएगा, याद रहेगा। गुलाबी मिट्टी की मूर्तियाँ, मथुरा में बहुत सारी मूर्तियाँ बनती हैं, तो उससे भी समझ लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग 25 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो असुमेलित है। एक तरफ हमें झील दे दिया है, दूसरी तरफ वो स्थान दे दिया है, और कौन सा असुमेलित है बताइए, तो मिसमैच है। तो बेठा झील दोस्तों बाराबंकी में है। यस, ये बात तो सही है, लेकिन हमें उसको बताना है जो असुमेलित है, यानी जो गलत है। तो चले हम लोग देखते हैं भैया गलत कौन है। केथा झील यहाँ पर जो है दिया है, कैथी झील, ये नैनीताल दे दिया है। तो दोस्तों नैनीताल नहीं है, यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है, बलरामपुर, ये नेपाल से सटा हुआ है, बलरामपुर में है, तो वहाँ है ये कैथा झील। और बाकी बेलासगढ़ झील उन्नाव में है, सुराहा झील बलिया में है, सब सही है। विकल्प नंबर यहाँ पर दोस्तों ये जो 2 वाला था यही गलत है यहाँ। तो 25वें का हमारा जो उत्तर हो जाएगा, कौन सा असुमेलित है, केवल अ वाला, ए वाला, केवल 2। आगे चले हम लोग देखते हैं 26 वाले में क्या है। कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके बताइए जो है कि कौन सा कथन हमारा सही है। तो सही कथन को बताना है, 3 कथनों विचार करके। पहला पर देखें, देव दीपावली का आयोजन वाराणसी में होता है जो गंगा घाटों पर मनाया जाता है। यस दोस्तों, वो गंगा घाटों की आरती जो होती है वो देव दीपावली का आयोजन होता है वाराणसी में, गंगा घाटों पर मनाया जाता है, और दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो कार्तिक में। तो इसमें केवल कह रहे हैं साधु संत भाग लेते हैं, नहीं भाई, साधु संत भाग लेंगे तो इसकी महत्व ही, कोई भी दोस्तों त्यौहार हो उसमें जब तक इंक्लूसिव भागीदारी नहीं होती तब तक उसमें आप उसे जो है यूनिक नहीं बना सकते। जैसे अभी कुंभ कथा कहा जा रहा था कि भाई इसमें मुसलमान नहीं आएंगे, लोग योगी जी का इंतजार कर रहे थे कि योगी जी कुछ बोलें इस पर, तो उन्होंने कहा भाई जो भी इससे श्रद्धा रखते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सबका स्वागत है, तो इसे जो है यूनिक बना दिया। तो इसमें केवल साधु संत के अलावा दोस्तों आम सिविलियन भी भाग लेते हैं, तो सब सही है यहाँ पर, लेकिन ये 3 वाला गलत हो गया, तो 1, 2 केवल सही है यहाँ, विकल्प नंबर ए। आगे अगर हम लोग देखें 27 वाले में, निम्नलिखित नदियों और उनके उद्गम स्थानों को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ हमें यहाँ नदी दे दिए गए हैं, दूसरी तरफ वो निकलती कहाँ से हैं वो दे दिए हैं, मिलाइए आप। तो दोस्तों खूब अच्छा सा प्रश्न है, साधारण सा। ये गोदावरी नदी आप जानते हैं त्रैबैंकम से निकलती है, नर्मदा नदी अमरकंटक से, गंगा गंगोत्री से, कृष्णा महाबलेश्वर से, सब सीधे सीधे मिले हुए हैं। ए वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। चले हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। पूर्व की ओर भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है कि क्योंकि इसमें दोस्तों कहना चाहिए था बंगाल खाड़ी में जब नहीं गिरती है तो अरब सागर की खाड़ी में गिरती होगी, तो यहाँ पश्चिम देना चाहिए था इसको। तो इसमें सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, यही नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, जुआरी, भरतपुजा, ये सब जो नदियां हैं ये सब पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में गिरती हैं। तो विकल्प नंबर ये सी आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 29 में क्या है। निम्नलिखित स्थानों को उसके संबंधित उद्योगों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ कुछ स्थान आपको दिए गए हैं और यहाँ कुछ उद्योग दिए गए हैं, कौन सा स्थान किस उद्योग से कनेक्शन रखता है उसको बताइए आप। तो दोस्तों यहाँ पर जमदेशपुर आप दिखा है, जमदेशपुर में यहाँ पर ये इस्पात से संबंधित है, और विशाखापत्तनम बंदरगाह से संबंधित है। रांची झारखंड का ये जो है भारी और ये रांची जो है ये भारी मशीनरी से संबंधित है, और कानपुर चमड़ा उद्योग से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, हमारा जो आंसर हो गया
क्या होगा यहाँ पर 29 वाले का हमारा ए हो जाएगा, ए 2, 3 डी और 4 सी हो जाएगा यहाँ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहां पर देखिएगा, कौन सा स्थान कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। आपको 4 शहरों के नाम दिए गए हैं और कह रहे हैं कौन सा कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, इसे बताइए। तो दोस्तों पहले तो आप जान लीजिए, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम लोग पूरब से पश्चिम की तरफ आए तो दो जो है नॉर्थ ईस्ट से, 2 नॉर्थ ईस्ट राज्य होते हैं, 2 ठो पूरब के राज्य होते हैं, 2 ठो जो है मध्य भारत के राज्य हैं और 2 पश्चिम भारत के राज्य हैं। तो इसमें गुजरात और राजस्थान आ जाता है, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसमें त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये है, इसमें राज्य गुजरता है। तो इसमें दोस्तों देहरादून आ गया। देहरादून तो उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड आया ही नहीं, देहरादून आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो विकल्प नंबर यही हमारा गलत है, मतलब यही जो है देहरादून पर कर्क रेखा स्थित नहीं है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से यहां अब कुछ शुरुआत, कुछ थोड़े बहुत प्रश्न आपको मैथ रीजनिंग के दिए हैं। इसको इग्नोर कतई नहीं करिएगा, हल्के में कतई नहीं लीजिएगा, क्योंकि जो बच्चा इसको थोड़ा सा फोकस कर लेगा वो आसानी से आपसे बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा। तो इसको इग्नोर नहीं करना है। यदि किसी संख्या का 25% भाग 60 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका होता है, संख्या x मान लीजिए, x का 25% कितना है, 60 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो x को यहीं रहने दीजिए, 60 का गुणा कर दीजिए, इधर 100 बटे इधर 25 को 100 से काट दीजिए, 4 हो जाएगा, और यह 60 का गुणा 4 से कर देंगे तो 240 आ जाएगा। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। साधारण से प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं एक पेपर नाम का शब्द दे दिया है, इसको ओडी क्यूब लिख दिया गया है, तो वाटर को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं, जरा देखते हैं। पेपर को पी जो है उसको ओ बना दिया है, यानी एक घटा दिया है यहां पर, इसको यहां पर एक घटा दिया, क्योंकि पी 16 होता है, ओ 15 होता है, तो एक घटा दिया। तो आप वाटर में भी जो डब्लू है एक घटा देंगे तो भी हो जाएगा। तो भी सब में है तो यहां नहीं है, इसको काट दीजिए, ये नहीं होगा। फिर यहां पर आपको जो है देख रहे हैं ए दे दिया है, तो ए को यहां ये डी कर दिए गए हैं, यानी 3 जोड़ दिए हैं। तो आप भी ए में जो है ए को डी कर दीजिए। तो ए को डी नहीं किए हैं, यहाँ ए को जेड कर दिए हैं, मिसप्रिंट है यहाँ भी के बाद जो है डी आना चाहिए था। यस, डी हो गया। फिर ये पी को क्या कर दिए हैं, ओ कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या किए गए हैं, पी को ओ कर दिए हैं, यानी एक घटाए हैं। तो आप भी टी को एक घटा दीजिए, यस बना दीजिए। टी 20 होता है तो यस 19 कर दीजिए, यस हो जाएगा। फिर आप लोग जो है यहाँ ई दे दिया है। तो इसी तरह से आप लोग देखेंगे तो ये वाला हमारा बन रहा है, यही वाला विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का औसत 40 है, यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों साधारण सी बात है, एक संख्या आप x मान लीजिए, अगली संख्या 35 मान लीजिए, और ये दो संख्याएं हैं तो 2 से यहाँ पर बटा 2 हो जाएगा और यहाँ पर 40 हो जाएगा औसत। तो दोस्तों यहाँ पर ये 2 का गुणा 80 करेगा, 80 में से ये 35 घटेगा तो x की वैल्यू जो है वो 45 आ जाएगी। तो विकल्प नंबर यहाँ ए हो जाएगा आपका, साधारण सी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये 3 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बिना फार्मूला के आप लोग मुजबानी कर सकते हैं कि 3 व्यक्ति मिलकर 9 दिन करे हैं, यानी एक व्यक्ति करेगा तो भाई उसको 3 गुना समय लगा देगा, तो इसलिए 27 हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। आगे देखें 35 वाले में क्या कह रहा है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। यस मेरे भाई, बिल्कुल सही। ट्रिक भी होता है, यहाँ ध से ध्वनि, अनुदैर्घ्य, इसमें भी ध से धनुष है, तो इसे आप पता लगा लीजिए कि हाँ ध्वनि में भी अनुदैर्घ्य होता है। तो विकल्प ये सही है। ध्वनि निर्वात में भी संचरित हो सकती है, गलत बात है। जहां निर्वात होता है वहां ध्वनि आगे नहीं बढ़ सकती है। जैसे आप लोग देखते हैं कि चंद्रमा पर निर्वात होता है, वहां एक दूसरे की आवाजें नहीं सुनी जा सकती, तो ये गलत है। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, केवल ए सही है। आगे देखें हम लोग, आगे हमारा कौन सा है 36 वाले में। एक तरफ हमें भौतिक परिघटना दी गई है, दूसरी तरफ उसका कारण दिया गया है।
तो हमें मिलाकर बताना है। वर्षा की जो गोल बूंदें होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, सही बात है। इंद्रधनुष का निर्माण अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन के कारण होता है, यस। किसी दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब समतल दर्पण के नेचर होता है, ये भी सही है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। यानी सब सीधे सीधे मिले हुए हैं, तो विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा, यस। आगे देखते हैं हम लोग 37 वाले में क्या इसमें कह रहे हैं। एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा, आप लोग समझना पड़ेगा। द्रव्यमान यानी मास और भार यानी mg अलग अलग होते हैं, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। तो द्रव्यमान हमेशा वही रहता है और भार बदल जाता है ऊंचाई और मतलब इसके आधार पर। तो ऊंचाई पर ले जाओगे तो वहां ग्रेविटी कम हो जाएगी, तो क्या हो जाता है उसका जो है भार कम होने लगता है। द्रव्यमान तो वही रहेगा, अगर यहाँ द्रव्यमान पूछा होता तब वही रहता, तब ये आपका आंसर हो जाता। लेकिन आप भार पूछ लिया तो यानी ये mg की बात कर रहा है, तो ये आपका जो है हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने पर ग्रेविटी कम होती है। आगे देखें हम लोग 38 वाले में क्या होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कितने सुमेलित हैं। तो एक तरफ हमें दिया है रासायनिक यौगिक, दूसरी तरफ उसका उपयोग, किस रासायनिक यौगिक का कहाँ उपयोग होता है, कौन सा सुमेलित है, तो इसको हमें बताना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा पाउडर बनाने में, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर चूना पत्थर में इसका प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर ये गलत है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी में भी प्रयोग होता है। हाइड्रोक्लोरिक जठर रस में पाया जाता है, गैस्ट्रिक जो गैस्ट्रिक जूस होता है। तो सब सही है यहाँ पर, ये जो है केवल बी वाला यहाँ पर गलत था, कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर में नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए तो 38 वाले में केवल 3 होना चाहिए, विकल्प नंबर ये 3 वाला जो अभी मैंने आपको बताया था। 38 वाले में हमारा कौन हो जाएगा, केवल 3, यस। आगे देखते हैं हमारा जो 39 वाला प्रश्न है, कह रहे हैं कि कथनों पर विचार करिए। कुछ कथन दिए गए हैं और कह रहे हैं सही विकल्प को चुनिए विचार करके। तो परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है, यस। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मतलब वही उस परमाणु का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यस, ये सही है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उपेक्षणीय होता है, यस, ये भी बात सही है। सभी तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉन ही होता है। दोस्तों ये बात थोड़ी सी गलत हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसलिए इसको नहीं करेंगे। 1 और 2, 39 में केवल 1 और 2 हमारा सही होगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें ये 40 वाले में, तो कह रहे हैं कथन कारण वाला सवाल है। कथन दे दिया है, कारण दे दिया है, बताकर आंसर दीजिए। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में अपघटक जैविक पदार्थों को पुनर्चक्रित करने में सहायक होते हैं, यस मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है, फैक्ट है ये, आप लोगों को पता होना चाहिए। वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण करते हैं। नहीं भाई, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण तो ये पेड़ पौधे प्लांट्स करते हैं, ये थोड़े न करते हैं जैविक अपघटक। तो ये बात यहाँ पर कारण इसका गलत हो गया, तो कौन सा सही होगा, ये सही, आर गलत, सी वाला हो जाएगा। 41 को अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो एक तरफ आपको दे दिया है पर्यावरणीय संधि जो हुई थी, और दूसरी तरफ उस संधि का क्या उद्देश्य था ये है। बताइए कौन सा हमारा सुमेलित है, मिलाकर बताइए आप जरा। तो क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस कमी करने, उसका नियंत्रण करने पर बात हुई थी। रामसर संधि जानते हैं, आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित होता है, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। साइट से जो है वनस्पति संरक्षण संबंधित। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने से संबंधित। तो सब हमारा सीधा सीधा संबंधित है, मिलान है, ए वाला हो जाएगा, 41 का ए। अब हम लोग 42 को देखते हैं। 42 में दोस्तों जो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो कौन सा सही है जरा देखते हैं हम लोग। पहला वाला का अगर देखें, मृदा क्षरण वनों की कटाई, अति चराई और जल के कटाव से होता है, फैक्ट है, सही है। आगे देखते हैं, बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को बढ़ाना। सीधा सीधा आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है, गलत है ये। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है एक जीव में जब कोई विषैला पदार्थ जाता है, उसे कोई दूसरा जीव खाएगा तो उसमें वो बढ़ जाएगा विष की मात्रा, अगला जो खाएगा उसमें भी बढ़ जाएगा।
यानी ये जीवों में जो श्रृंखला बढ़ती जाएगी, ये विषैलापन भी बढ़ता जाएगा। तो ये होता है मैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन। तो केवल ए वाला सही होगा, दो गलत हो गया। 43 में आपसे जो कहा जा रहा है दोस्तों, 43 में आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों को उनके स्थान से मिलाइए। कुछ संरक्षित क्षेत्र हैं जिनको संरक्षित किया जाता है, संरक्षित क्षेत्र, और ये किस राज्य में है इसको मिलाकर बता दीजिए, काम बन जाएगा। काजीरंगा असम में है, साइलेंट वैली केरल में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। तो ट्रिक भी कुछ होते हैं, ट्रिक कुछ होता नहीं है। आप चाहें तो उसी चीज में कुछ ऐसा सोच लें, कुछ ऐसा कनेक्शन कर दें को आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए फिट हो जाए। तो जैसे मैं देखता हूं, काजीरंगा एक सिंह वाले होते हैं गैंडे, ये तो मान लीजिए सबको याद है। साइलेंट वैली, केरल बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है वो साइलेंट रहता है, तो यस आप लोग जानते हैं। तो ये ट्रिक यहां हो गई। गिर से गुजरात, गिर से गिर राष्ट्रीय उद्यान, ग से गुजरात होता है, ग से गिर, तो यहां से आप ये ट्रिक अपना लीजिएगा तो ये आपका सही हो जाएगा। कान्हा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में जो है आप लोग जानते हैं, फैक्ट है, तो इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा सब मिले हुए हैं, ए हो जाएगा हमारा आंसर। तो कोई भी बात होती है तो वहां पर अपने आप कोई ट्रिक याद ना करिए, उसी में ट्रिक ढूंढ लीजिए जो समय आने पर आपका दिमाग वहां काम कर जाए। देखते हैं 44 में, कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और सही कथनों का चयन करिए। देखते हैं, काकोरी कांड के आरोप में अशफाक उल्लाह खान को मृत्युदंड मिला था। यस दोस्तों, बिल्कुल सही है। और भगत सिंह लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिरोध लेना चाहते थे। यस, भगत सिंह जो लाला लाजपत राय इनके चचा थे, इनकी जो मृत्यु हुई थी लाठी मारने से, तो उसी का ये प्रतिरोध लेना चाहते थे, ये भी सही है। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु जेल में हुई थी। कितना झूठ बोला जा रहा है आपसे भाई, यहीं इलाहाबाद के पार्क में हुआ था, जब वो अंग्रेजी सेनाओं से, अंग्रेजी पुलिस से घिर गए थे तो खुद को गोली मार लिए थे, जब वो जाने की नहीं बच पाएंगे। तो ये गलत है, केवल 1-2 हमारा यहाँ सही होगा, 44 का ए। आगे देखते हैं हम लोग 45 में। 45 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से जोड़ों को मिलाइए। तो एक तरफ आपको कुछ अधिनियम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसका प्रावधान दिए गए हैं, मिलाकर बताइए क्या है। तो 1858 में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल को वायसराय में परिवर्तित कर दिया गया था। यस, ये तो बात सही है। और 1909 जिसे मार्लो मिंटो अधिनियम कहते हैं, जो फूट डालो को राज करो नीति का एक नया प्रयोग किया गया था, पृथक निर्वाचन की शुरुआत। पृथक निर्वाचन की शुरुआत मतलब दोस्तों, अब मुसलमान कैंडिडेट को सिर्फ मुसलमान ही वोट देंगे, दलित को सिर्फ दलित ही वोट देंगे, इस टाइप का। तो 1919 में द्वैत शासन शुरू किया गया पहली बार। फिर क्या हुआ कि 1935 में द्वैत शासन को राज्यों से हटाकर केंद्र में लागू किया गया, ये सब आप जानते हैं। 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता एवं संघीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। सब सीधे सीधे मिले हुए हैं, ये आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 46 में। तो 46 में आपसे जो कहा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो इंडियन काउंसिल अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो भी कहा जाता है। यस, अभी मैंने चर्चा किया, सही है। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई, ये भी सही है। इस अधिनियम ने भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायित्व प्रदान किया। नहीं भाई, पूर्ण उत्तरदायित्व कहाँ प्रदान किया, अभी 1919 से चल रहा है, 1990 में कहाँ से हो जाएगा। तो ये बात यहाँ गलत हो गई। तो हमारा 1 और 2 केवल सही है यहाँ पर, विकल्प नंबर 46 का हमारा हो जाएगा ए वाला। चले हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 47 में हमारा क्या है, कथनों में से कौन सा सही है। 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है। नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम से दांडी मार्च के बीच हुई थी। यस दोस्तों, 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत तात्कालिक राजनीतिक सफलता के कारण हुई थी। मेरे भाई, राजनीतिक सफलता के नहीं, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए, नाम ही है भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए हुई थी। तो विकल्प नंबर केवल 1 सही है हमारा, 47 का ए। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है। सुमेलित नहीं, असुमेलित है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। यस, अनुच्छेद 368 में कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का महाभियोग, नहीं मेरे भाई, राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 में किया गया है बात, ये तो आपको से झूठ बोला जा रहा है। 243 पंचायती राज से संबंधित है। यस, 280 वित्त आयोग से संबंधित है। सभी बातें यहाँ सही है, पहला सही है, तीसरा चौथा, तो पहला तीसरा चौथा
सही है। तो असुमेलित कौन हुआ, केवल 2 हुआ, विकल्प नंबर यहां 2 जो है, केवल कथन 2, विकल्प नंबर ए। आगे चलें। तो दोस्तों हम लोग 49वां प्रश्न देखते हैं, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कौन सा कथन सत्य है बताइए। तो 3 कथन दिया गया है। पहला कथन को आप लोग पढ़ोगे तो कह रहे हैं कि मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो दोस्तों नहीं, ये बात गलत है। ये मूल अधिकार भारतीयों के साथ साथ कुछ मूल अधिकार ऐसे भी हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। जरा देख लीजिए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, इतने केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये विदेशियों को नहीं। और बाकी जो है उनमें विदेशियों को भी प्राप्त है, भारतीयों को भी। तो ये तो हमारा गलत हो गया। समता का अधिकार में समान अवसर की गारंटी है, यस, ये बात तो सही है। संविधान में 7 मूल अधिकार हैं। तो दोस्तों ये बात कंफ्यूजन वाली बात है, हम लेकिन सही मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि यहाँ ये लिखा है कि मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। लेकिन दोस्तों एक संपत्ति के अधिकार वाला था, तो उसे दोस्तों 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से उसे हटा दिया गया, मूल अधिकार से उसे एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ पर ये मूल समझ लीजिए है, तो ये सही हो जाएगा 2, 3, क्योंकि इसके आंसर की में जो है ये 2 और 3 को सही माना है, तो 2, 3 बी हो जाएगा। चले हम लोग अगला देखते हैं 50 में। 50 में दोस्तों कहा जा रहा है आपसे कि कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, यस। संविधान के अंतिम रूप 26 नवंबर 1949 को मिला, यस, मिला था इसमें, लेकिन लागू तो पूरी तरह से 26 जनवरी को हुआ था। संविधान पर हस्ताक्षर 26 जनवरी 1950 को हुए थे, ये बात गलत है। 26 जनवरी नहीं, इसके 2 दिन पहले हस्ताक्षर हुए थे, 24 जनवरी को। तो यहाँ पर 3 वाला हमारा गलत हो गया, 1 और 2 केवल सही है। 50 का हमारा हो जाएगा ये विकल्प नंबर ए। आगे चले हम लोग 51 को देख लें। 51 में कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के पास जेबी वीटो की शक्ति है, यस। इसका एक डाकघर वाले में जैल सिंह ने प्रयोग किया था 1986 में, राजीव गांधी की सरकार में। कारण क्या है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति के लिए विधेयक को समयबद्ध स्वीकृति देने की बाध्यता नहीं है। तो यस, 51 का हमारा जो हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए वाला सही हो जाएगा। 52 में कह रहा है कि दोस्तों करंट से रिलेटेड प्रश्न है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी मिला, बहुत ज़्यादा चर्चा में था, आप लोग जानते हैं। जो रामभद्राचार्य जो संस्कृत विद्वान गुरु जी हैं उनको मिला, और एक गुलजार जो गीतकार और उर्दू कवि है उनको मिला था। तो ये 2023 का 58वां मिला। तो ये है कि इसमें क्या है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन 2 साहित्यकारों को प्रदान किया गया, कौन से संस्कृत साहित्य के विद्वानकार हैं। तो यही गुलजार को मिला, यहाँ गुलजार, और जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला, और जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत के विद्वान भी हैं साहित्य। तो ये बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो 53 में क्या कहा जा रहा है आपसे, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। वही क्वेश्चन उसी वाले रिलेटेड से है, तो कथन भी सही है हमारा। संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने 4 महाकाव्य समेत 240 से अधिक ग्रंथों की रचना की है। किए होंगे भाई, रामभद्राचार्य का आप लोग जानते हैं, जो देख नहीं सकते लेकिन कहते हैं कि हमने प्रभु श्री राम को देखा है, तो भाई देखे ही होंगे, वो कह रहे हैं। तो कथन 3 में कह रहा है 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार को मिला। नहीं भाई, अभी आपने बताया कि गुलजार को इन्हीं के साथ मिला, तो ये 59वां कैसे हो गया, 58वां ही होगा, और 2023 के लिए ही होगा, तो ये गलत हो गया। 1 और 2 केवल सही होंगे, विकल्प नंबर 53 का ए हो जाएगा हमारा। आगे चले हम लोग देखते हैं 54 में। 54 में क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में स्थापित किए जाने वाले सीड पार्क यानी बीज पार्क से संबंधित कथनों पर विचार करिए। तो चले हम लोग विचार करें। यह बीज पार्क पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम से स्थापित किया गया है। इससे सीड पार्कों की स्थापना का उद्देश्य 5 भौगोलिक जलवायु क्षेत्रों में की जाएगी, और इसमें जो है 30 वर्ष के लिए बीज उद्योगों को 30 वर्ष
के पट्टे पर भूमि दी जाएगी जिसे अधिकतम 50 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। तो यही गलती है, इसे 90 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, 50 नहीं। तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर 1 और 2 हुआ, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर हुआ। आगे देखते हैं हम 55 वाले में हमारा क्या है। यहाँ 55 वाले में जो पूछा जा रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो अभी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं गवई साहब, उनके सेंस में ये प्रश्न है। तो पूछा जा रहा है आपसे 55 वाले में, न्यायमूर्ति B.R. गवई भारत के पहले दलित प्रधान न्यायाधीश हैं, यानी दलित मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों गलत है, इसके पहले एक और दलित न्यायाधीश हुए थे, उनका नाम कृष्णा टाइप का कुछ था। आप लोग याद रखे रहिए, भूलिएगा नहीं। कृष्ण टाइप का नाम था, मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो हम बता देंगे। तो विकल्प नंबर ये हो जाएगा। तो बालकृष्ण, यस बालकृष्ण थे। तो ये पहले नहीं, इनके पहले एक और हो चुके थे। तो ये गलत हो गया। उन्होंने संविधान के पीठ में उस निर्णय में भाग लिया जिसमें केंद्र द्वारा धारा 370 को कैंसिल करने का वैध ठहराया गया। यस, उसमें ये थे, भाग लिए थे। उन्होंने चुनावी बांड योजना को संवैधानिक घोषित करने वाले बहुमत निर्णय में मत दिया था। तो नहीं दोस्तों, असंवैधानिक घोषित करने वाले में निर्णय दिया था। तो यहाँ पर ये संवैधानिक नहीं, असंवैधानिक घोषित करना चुनावी बांड योजना को। तो विकल्प नंबर यहाँ पर हमारा 3 गलत हो गया, तो केवल 2 सही है। तो कह रहे हैं कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 सही है। आगे अगर हम लोग देखें 56 वाले में, तो इसमें कह रहा है न्यायमूर्ति गवई द्वारा जिन मामलों में वे शामिल रहे उनमें कौन सा निर्णय का संवैधानिक एवं राजनीतिक महत्व रहा। तो 370 वाले में भी रहे, नोटबंदी वाले में भी रहे, और चुनावी बांड वाले में तो थे ही, और इसमें नोटबंदी वाले में भी थे, नोटबंदी को मतलब घोषित करना संवैधानिकता वाले में, और यूसीसी में भी कोई ऐसा निर्णय नहीं आया है, तो ये नहीं है। तो 1, 2, 3 वाले में केवल होगा, विकल्प नंबर ए इसमें थे। आगे देखें हम, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 157 वाले में, कथन कारण वाला है। कथन कारण क्या है? भारत में प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर जो कृषि आधारित है पर अत्यधिक निर्भरता, यानी कृषि में छिपी बेरोजगारी, यानी जिसे हम लोग कहते हैं कि मतलब एक तरह से मतलब इसको कई नाम से जो जानते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे एक प्रचलित भाषा है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। तो यस, ये बात सही है, क्योंकि इसमें वो लोग जैसे परिवार के पूरे लोग मिलकर खेती में काम करते हैं, सबको लगता है भाई हम लगे हुए हैं, लेकिन वो 1-2 लोगों का काम ही केवल है। तो यानी वो जितने लोग कर रहे हो उनकी पूरी क्षमता का उपयोग वहाँ नहीं हो पा रहा है। तो यानी यही कह रहे हैं कि फुल एफिशिएंसी, फुल पोटेंशियल का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो यस, तो दोनों बातें सही हैं, एक दूसरे के कारण भी हैं। आगे देखें 58 वाले में जो आपसे कह रहे हैं कि अपूर्ण रोजगार यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी पूरी तरह से रोजगार उनको नहीं मिला है, आधा रोजगार है। तो ये आधा रोजगार यानी अपूर्ण रोजगार का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यही हुआ कि वो अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग से काम नहीं कर पा रहे हैं, जब व्यक्ति अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहा हो। तो ये सी वाला हो जाएगा। ये आगे देखते हैं 59 में क्या कह रहे हैं, कथन कारण वाला है। कथन कह रहे हैं कि संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। यस, सिंपल सी बात है, जानते हैं आप लोग। कारण में दिया है सभी संशोधन संसद के साधारण बहुमत से होते हैं। नहीं भाई, साधारण बहुमत के साथ साथ विशेष बहुमत से भी होते हैं। तो कुछ जो साधारण चीजें होते हैं साधारण बहुमत से, जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं विशेष बहुमत से। तो ये गलत हो गया, तो केवल ए आपका सही है, कारण गलत हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 वाले में क्या पूछा जा रहा है, कथनों में से कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही है। संविधान का भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। यस, अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट मतलब जाने का अधिकार है एक तरह का। ये दूसरा भी सही है। अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। यस, अभी मैंने ये चर्चा किया था आपसे, ये भी सही है। संविधान में नागरिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं है। भाई है संविधान में, पहले नहीं था, तो इसे जो है फिर जोड़ा गया। तो नागरिक कर्तव्य
जैसे सरकार का कर्तव्य डीपीएसपी होता है, वैसे नागरिक कर्तव्य, जनता का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो क्या है, ये अनुच्छेद 51A में है। तो चौथा वाला गलत हो गया, तो केवल 1 2 3 सही है ये वाला। आगे देखते हैं हम लोग 61 में क्या है, सूचियों का सुमेलन करें। आपको 2 सूची दिया गया है, पहली सूची में मौलिक अधिकार, दूसरी में अनुच्छेद। संबंधित कौन सा है, समता का अधिकार। समता का अधिकार आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। तो कौन सा हमारा सेट तैयार हो रहा है, ए वाला 2 पर जाएगा, बी वाला 1 पर, ए वाला 2 पर, बी वाला 1 पर, सी वाला 3, डी वाला 4। तो यस ए वाला हो जाएगा। 62 में हमारा कौन सा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यस मेरे भाई बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह है जो डीपीएसपी है अनुच्छेद 36 से 51 तक, वो सरकार से आप जबरदस्ती लागू नहीं करवा सके जाके कोर्ट के माध्यम से, भाई कोर्ट इसको लागू करो, सरकार ये काम नहीं कर रही है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी कोर्ट इसे लागू नहीं कर सकती अगर सरकार नहीं कर रही है। तो कथन क्या है, नीति निर्देशक तत्व संविधान का एक नीति दस्तावेज है। यस, तो केवल यहाँ पर 2 सही है हमारा, विकल्प नंबर बी, 62 का बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो नहीं ये तो प्रवर्तनीय नहीं है ना, सी सही होगा, ये वाला हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें ये 63 वाले में, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति को हटाना होता है तो सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, तो बी हो जाएगा। चौथे में अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो चौथे में क्या है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिला से संबंधित है, तो भाई चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। यस। अब देखते हैं 65 वाले में जो दिया है हमारा, 65 वाले में कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उस कथन को सही उत्तर देना है पढ़कर। इसकी शुरुआत गांधी जी ने करो या मरो नारों के साथ की थी। यस, यह आंदोलन 1942 में बंगाल में अकाल के विरोध में शुरू हुआ था। नहीं भाई, अंग्रेजों को भगाने के लिए शुरू हुआ था। तो ये यहाँ पर गलत हो गया, दूसरा वाला, केवल ए सही है। तो 65 का ए हो जाएगा हमारा। 66 वाले में देखते हैं, बहुत अच्छा, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो गठित किया गया था विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, उसका उद्देश्य क्या था, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उद्देश्य था कि उस उच्च शिक्षा को, हायर एजुकेशन को कंट्रोल करना एक तरह का। तो विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा आपका, 66 का सी हुआ। आगे चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं 67 वाले में। तो 67 में क्या पूछा जा रहा है, अच्छा प्रश्न है। एनी बेसेंट द्वारा आरंभ की गई होम रूल लीग की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो एनी बेसेंट ने जो आरंभ किया था होम रूल लीग, इसकी प्रमुख विशेषता थी दोस्तों मुस्लिम लीग से सहयोग, या फिर भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना, या प्रांतीय स्वायत्ता की मांग, या पृथकवाद का समर्थन। तो स्वाभाविक सी बात है, विकल्प नंबर सी, 67 का सी हो जाएगा, प्रांतीय स्वायत्ता की मांग, जिसे आप लोग पढ़े होंगे, इसमें बाल गंगाधर तिलक भी ने किया था महाराष्ट्र के आसपास क्षेत्रों में। तो विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जिसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है सिंपल भाषा में। 68 क्या है यहाँ, ये कह रहा है कि राज्यपाल राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यस बिल्कुल, जैसे राष्ट्रपति देश में होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से वरिष्ठ संवैधानिक पद है, मुख्यमंत्री राज्यपाल से वरिष्ठ संवैधानिक पद हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो भाई ए सही है, परंतु आर गलत है। पद तो ऊंचा है, भले से ताकत ज्यादा है, लेकिन पद तो ऊंचा है भाई। तो विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। देखते हैं हम लोग 69 में, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें। तो सुमेलित करें, यहाँ पर आपको एक सूची दी गई है अनुच्छेद, दूसरी सूची में उसका विवरण है। तो क्या है, अनुच्छेद 163, 164, 65, 68 कौन किससे संबंधित है, इसको जरा बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 164 जो है दोस्तों, वो जो है मुख्यमंत्री को जो राज्यपाल नियुक्ति करता है मंत्रिपरिषद सहित, तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित हो जाएगा ये। अनुच्छेद 165, तो पहले हम देख लें, ए वाला ए पर, बी वाला 2 पर। तो यस, हमें पता चल गया 2 ही से, कम जानकारी में हमें मिल गया, यही होगा, ए वाला हो जाएगा।
अब हमें पता चल गया कि 165 राज्य का महाधिवक्ता, 168 राज्य की विधायिका। आगे देखते हैं हम लोग 70 वाले में। 70 में कहा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित सूचियों का सुमेलन करें। अनुच्छेद एक तरफ दिया है और दूसरी तरफ उसका विषय दिया है। तो अनुच्छेद 343, तो 343 आप लोग जानते हैं, ये भाषा से संबंधित कुछ है यहाँ पर। 344, 351, 348, इसमें कौन सा है, क्या है, यहाँ पर जरा देखते हैं। अनुच्छेद 343 राजभाषा हिंदी को जो बनाने के लिए जो बात होती है, हमेशा मुद्दा उठता है, यानी हिंदी राजभाषा होगी, ये वाला हो जाएगा। 344 जो है राजभाषा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 351 हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए है और उच्चतम न्यायालय की भाषा से संबंधित है यहाँ पर। तो अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की भाषा से संबंधित है। तो जो है सब सीधा सीधा मिले हैं, ए हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों वीडियो लंबा न हो जाए, इसको हम लोग पार्ट ए में ही रोकते हैं, क्योंकि 200 प्रश्न है दोस्तों। तो आप जान लीजिए 200 प्रश्नों में 140 तो आपका जीएस हो गया, तो 140 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना टिकना मुश्किल होता है बच्चों का। तो इसको हम दो पार्ट में 70 ए और 70 बी में करके करेंगे। तो 70 ए हो गया, अगला 70 हम लोग इसी टेस्ट सीरीज 1 के पार्ट बी में लाएंगे और ये हो जाएगा। तो हम लोग जो है 141 से लेकर 200 के बीच जो सामान्य हिंदी का है इसको लाएंगे। तो हम लोग इसको यही 70 क्वेश्चन तक, क्योंकि दोस्तों हम प्रश्न गिनाने के लिए सिर्फ हम आपको टेस्ट सीरीज नहीं करवाते हैं, हमारा ध्येय ये होता है कि हम प्रश्नों पर थोड़ा बात करें, थोड़ा उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं चीज़ों को बात करें, जिससे आपके दिमाग में कुछ चीज़ें अगर विचलित हुई है तो आके जो है रुक जाए, दिमाग में बन जाए, कुछ नई चीज़ें याद हो जाएं। इस कदर होता है पढ़ाने का मतलब। सिर्फ ये नहीं होता है कि हम क्वेश्चन लाकर उसका आंसर बताकर निकल जाए, उससे हमारा समय खराब होगा ही, आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो चले हम लोग मिलते हैं इसी टेस्ट सीरीज के पार्ट बी में।